शुभ दिन बच्चों। हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 में आज हम पाठ 7 पतझर में टूटी पत्तियां पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ के लेखक हैं रविंद्र केलेकर जी। पाठ के लेखक हैं रविंद्र केलेकर जी। लेखक परिचय। 7 मार्च 1925 को कोंकण क्षेत्र में जन्मे रविंद्र केलेकर छात्र जीवन से ही गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल हो गए थे। गांधीवादी चिंतक के रूप में विख्यात केलेकर ने अपनी लेखन में जनजीवन के विविध पक्षों, मान्यताओं और व्यक्तिगत विचारों को देश और समाज के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है। इनकी अनुभवजन्य टिप्पणियों में ही अपने चिंतन की मौलिकता के साथ ही मानवीय सत्य तक पहुंचने की सहज चेष्टा रहती है। कोंकणी और मराठी के शीर्षस्थ लेखक और पत्रकार रविंद्र केलेकर की कोंकणी में 25, मराठी में 3, हिंदी और गुजराती में भी कुछ एक पुस्तकें प्रकाशित हैं। केलेकर ने काका कालेलकर की अनेक पुस्तकों का संपादन और अनुवाद भी किया है। गोवा कला साहित्य अकादमी के पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित केलेकर की प्रमुख कृतियाँ यानी रचनाएं हैं। कोंकणी में उजवा ढाचे सूर, समिधा, सांगली, ओथांबे, मराठी में कोंकणी चे राजकरण, जापान जैसा दिसला और हिंदी में पतझर में टूटी पत्तियाँ। तो श्री रविंद्र केलेकर द्वारा लिखित प्रस्तुत पाठ के अंतर्गत 2 लेख हैं। पहला गिन्नी का सोना और दूसरा झेन की देन। तो विद्यार्थियों, गिन्नी का सोना हमारे पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, तो हम उसका अध्ययन नहीं करेंगे। हम केवल झेन की देन प्रसंग को ही पढ़ेंगे। दूसरा प्रसंग झेन की देन बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान की उस पद्धति की याद दिलाता है जिसके कारण जापान के लोग आज भी अपनी व्यस्ततम दिनचर्या के बीच कुछ चैन भरे पल पा जाते हैं। यानी जो धेन की जेन परंपरा है, इसके कारण लोग आज भी अपनी दिनचर्या में कुछ चैन भरे पल पा जाते हैं। पाठ के प्रसंगानुसार जापान में मैंने अपने एक मित्र से पूछा कि यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियाँ अधिक होती हैं। मानसिक, उन्होंने जवाब दिया और कहा यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण हैं। मनोरुग्ण यानी मानसिक रोगी। इसकी क्या वजह है, मैंने पूछा। मित्र कहने लगे, हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है। जब हम अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे। 1 महीने में पूरा होने वाला काम 1 ही दिन में पूरा करने की कोशिश करने लगे। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है। उसे स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। फिर एक क्षण ऐसा आता है जब दिमाग में तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है। यही कारण है जिससे मानसिक रोग बढ़ गए हैं। यानी लेखक अपने मित्र से जब पूछता है कि जापान के लोगों को सबसे ज़्यादा बीमारी कौन सी होती है, तो मित्र ने जवाब दिया कि जापान में 80% लोग तनाव के कारण मन से अस्वस्थ हैं और इसका कारण उनके जीवन की बढ़ती रफ्तार है। और दिमाग की रफ्तार वैसे भी हमेशा तेज ही रहती है। उसकी रफ्तार और तेज करने से दिमाग का तनाव बहुत अधिक बढ़ जाता है। इस कारण जापान में मानसिक रोग बढ़ गए हैं। शाम को मुझे एक टी सेरेमनी में ले गए। चाय पीने की यह विधि है। जापानी में उसे चा नो यू कहते हैं। वह एक 6 मंजिला इमारत थी जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली तातामी यानी चटाई की ज़मीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी यानी पत्तों की कुटिया थी। बाहर बेढब सा एक मिट्टी का बर्तन था, उसमें पानी भरा हुआ था। हमने हाथ पांव इस पानी में धोए, तौलिए से पोंछे और अंदर गए। अंदर चानीज बैठा था। हमें देखकर वह खड़ा हुआ, कमर झुकाकर
उसने हमें प्रणाम किया, दो झो यानी आइए तशरीफ़ लाइए कहकर स्वागत किया। बैठने की जगह हमें दिखाई, अंगीठी सुलगाई, उस पर चायदानी रखी, बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया, तौलिए से बर्तन साफ किए। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा को देखकर लगता था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हों। वहाँ का वातावरण इतना शांत था कि चायदानी के पानी का खदबदाना भी सुनाई दे रहा था। इस पैराग्राफ का आशय है कि शाम को लेखक के मित्र उसे एक टी सेरेमनी में ले जाते हैं और चाय पीने की यह एक विधि है और जापानी में इसे चा नो यू कहते हैं। वह एक 6 मंजिला इमारत थी जिसकी छत पर दीवारों से दफ्ती बनी थी और ज़मीन पर चटाई बिछी थी। बाहर एक भद्दा सा मिट्टी का बर्तन में पानी भरा था। लेखक और उसके मित्र ने हाथ पांव धोकर तौलिए से पोंछकर सभी लोग अंदर जाते हैं। अंदर बैठे चाइनीज़ ने कमर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और बैठने की जगह दी। अंगीठी सुलगाई, उस पर चायदानी रखी, बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन लेकर आए और उन्हें तौलिए से साफ़ किए। चाय तैयार हुई तो चाइनीज़ ने चाय के प्याले भरे और उन लोगों के सामने रखी। अगले पृष्ठ पर है, चाय तैयार हुई, उसने वह प्यालों में भरी, फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए। वहाँ हम 3 ही मित्र थे। इस विधि में शांति ही मुख्य बात होती है, इसलिए वहाँ 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता। प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं थी। हम होठों से लगाकर प्याला एक एक बूंद चाय पीते रहे। करीब 1.5 घंटे तक चुस्कियों का यह सिलसिला चलता रहा। पहले 10-15 मिनट तो मैं उलझन में पड़ा रहा, फिर देखा दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही है। थोड़ी देर में बिल्कुल बंद भी हो गई। मुझे लगा मानो मैं अनंत काल में जी रहा हूँ। यहाँ तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई देने लगा। आगे लेखक ने बताया है कि अक्सर या तो हम गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपने देखते हैं। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्यकाल में। असल में दोनों ही काल मिथ्या यानी झूठे हैं। एक चला गया और दूसरा आया ही नहीं। हमारे सामने वर्तमान क्षण है, वही सत्य है, उसी में जीना चाहिए। चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग से भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गए। केवल वर्तमान क्षण सामने था और वह अनंत काल जितना विस्तृत था। जीना किसे कहते हैं उसी दिन मालूम हुआ। झेन परंपरा की यह बड़ी देन मिली है जापानियों को। इन पंक्तियों को आशय है कि टी सेरेमनी में उपस्थित सभी लोगों के प्याले में 2 घूंट से ज़्यादा चाय नहीं थी। वे चाय को अपने होठों से लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे। करीब 1.5 घंटे तक यह सिलसिला चलता रहा। इसके कारण दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ने लगी। लेखक को लगा मानो वह वर्तमान क्षण अनंत काल जितना विस्तृत है और वह अनंत काल में जी रहा है। यहाँ तक कि उसे सन्नाटा यानी खामोशी भी सुनाई देने लगी। जो झेन परंपरा की देन है, क्या है झेन परंपरा की देन? चा नो यू विधि, जिसमें कि चाय पिलाने की प्रक्रिया की जाती है। उसके आधार पर लेखक ने बताया है कि अक्सर हम लोग गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। यथार्थ में दोनों काल मिथ्या हैं। हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है, उसी में जीना चाहिए। जीना किसे कहते हैं उसी दिन लेखक को मालूम हुआ और जापानियों को झेन परंपरा की यह बड़ी देन मिली है जिससे वे अपने दिमाग को शांति दे सकते हैं। तो गागर में सागर मुहावरे को जीवंत करने इस पाठ में प्रस्तुत प्रसंग जो हैं वो महज पढ़ने सुनने के लिए नहीं बल्कि जागरूक और सक्रिय नागरिक बनाने के भी प्रेरणा देते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी भी इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उससे संबंधित आशय को जानेंगे। धन्यवाद।